Assalamualaikum. In the last lecture, we discussed about the acute tubular necrosis, acute interstitial nephritis, and renal papillary necrosis. और इसमें जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि acute tubular necrosis में क्या था कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से, इस्कीमिया की वजह से किडनी की नेक्रोसिस हो रही थी। इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में ड्रग्स की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा था किडनी ट्यूब्यूल्स का, इंटरस्टिशियम का, और रीनल पेपिलरी नेक्रोसिस में उसके पेपिले डैमेज हो रहे थे। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स कॉजेज कि उसमें क्रोनिक एनाल्जेसिक यूज़ होता है, डायबिटीज, सिकल सेल ट्रेट और पायलोनेफ्राइटिस की वजह से। नाउ उसके बाद हमने देखा था कि नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में क्या डिफरेंस होता है और बैरियर कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या हमने देखा था कि प्रोटीन यूरिया होता है, ये भी हमने देख लिया था। हाइपोग्लाइकेमिया होता है जिसकी वजह से एडिमा हो जाता है बॉडी में। हाइपोग्लाइकोग्लोबिनीमिया होता है क्योंकि प्रोटीन निकल जाती है बॉडी से, तो इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। हाइपरकोगुलेटिव स्टेट होती है क्योंकि एंटीथ्रोबिन 3 भी यूरिन में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है ना। और हाइपरलिपिडीमिया और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन में फैटी कास्ट आ रहे होते हैं। इनका सारे रीजंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। अब इसमें ना हम पढ़ेंगे जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ना हमने 3 तरह की चीज़ें पढ़नी है। जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नंबर 1 पे हम देखेंगे 2 तरह की डिजीज़, मिनिमल चेंज डिजीज़। ठीक है, और मिनिमल चेंज डिजीज़ देखेंगे, और दूसरी हम देखेंगे जो है उसका नाम है फोकल ग्लोमेरुलस स्क्लेरोसिस। ठीक है, और जो हमारे पास एफ सी एस होती है, और जो सेकंड पे हमारे पास नंबर पे आती हैं वो आती हैं हमारी जो है मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोपैथी। ठीक है, और लास्ट पे जो हमारे आएंगे वो सिस्टेमिक डिजीज़ आएंगी। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जिसमें आएंगी हमारी किडनी जो है, डायबिटीज़ और एमाइलोडोसिस। तो इनके बारे में हमें बात करनी है। अब इनको हमने 3 क्लासेस में क्यों डिवाइड किया हुआ है वो हम इनकी वैसे पढ़ते हुए पता चल जाएगा हमें। लेकिन ये होता है कि मिनिमल चेन डिजीज़ और FGS जो होता है फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, इसमें जो है ना मतलब एक जैसी चीज़ें होती हैं ना ज़्यादातर। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव जो होता है इसमें एक जैसी चीज़ें होती हैं, सिस्टमिक में एक जैसी चीज़ें होती हैं। वो हम देखते हैं वो क्या होती हैं। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में करके पढ़ना है, जिससे हमें ईज़िली ये चीज़ें याद रहेंगी इंशाल्लाह। तो मिनिमल चेन डिजीज़ के नाम से आपको पता चल रहा है इसमें मिनिमम चेंज आएगा। हमने देखा था कि जो किडनी का स्ट्रक्चर था कि जो हमारे पास ट्रिपल फिल्ट्रेशन बैरियर था, उसमें क्या था, एंडोथेलियम थी, उसके बाहर भी हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाहर भी हमारे पोडोसाइट्स थे। ठीक है, अब ये मिनिमल चेन डिजीज़ में क्या होता है, हमारे पोडोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारी जो सारी प्रोटीन्स होती हैं बाहर आना शुरू हो जाती हैं। एल्ब्यूमिन कम हो जाता है बॉडी में, एनीथ्रोम्बिन 3 कम हो जाती है, उसी तरह एडिमा हो जाता है, लिपिड ज़्यादा हो जाते हैं बॉडी में। वो सारे जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए थे। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक जो सिंड्रोम होता है बच्चों के अंदर, वो मिनिमल चेन डिजीज़ होती है, इडियोपैथिक होती है। ठीक है, और ये हॉजकिन्स लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, हॉजकिन्स लिम्फोमा के साथ जो है ना ये एसोसिएशन होती है इसकी। अब जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो हमारे नॉर्मल होते हैं जब हम स्टेनिंग करते हैं, लेकिन लिपिड्स हमें नज़र आ सकते हैं किसके अंदर, ये लाइट माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोमेरुलस नॉर्मल है। लाइट माइक्रोस्कोप पे अंदर मिनिमल चेंज डिजीज ना, छोटी सी चेंज है, लाइट माइक्रोस्कोप पे नज़र ही नहीं आती, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी पड़ती है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं फिर हमें एफेसमेंट नज़र आती है फूड प्रोसेसेस की। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप में हमें सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा होता है। अब इसकी हॉलमार्क ये होता है कि इसमें ना इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट्स नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होती है वो इसकी जो है वो नेगेटिव आएगी। अब जब भी हमने किडनी डिजीज़ पढ़नी होती है ना, नेफ्रोटिक नेफ्राइटिक, इसमें हमने 3 चीज़ें करनी होती हैं। लाइट माइक्रोस्कोप में देखना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना होता है, और इम्यूनोफ्लोरेसेंस करनी होती है। ठीक है, अब जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप होती है ना, उसमें हमने चेंजेस देखनी होती है। मिनिमल चेंज डिजीज़ में कोई लाइट माइक्रोस्कोप में चीज़ें चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है, सब कुछ नॉर्मल नज़र आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करेंगे तो फूड प्रोसेसेस पे एफेसमेंट नज़र आएगी। तीसरा हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस करना होता है। इम्यूनोफ्लोरेसेंस आपने किया तो यहाँ पे क्योंकि कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन नहीं है, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस हमें कोई भी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, वही होगा कि प्रोटीन यूरिया होगा, एल्ब्यूमिन लॉस हो गया होगा। ठीक है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन लॉस नहीं होगी इसमें। ठीक है, और इसमें एक्सलेंट रिस्पॉन्स होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम स्टीरॉइड्स देते हैं ऐसे लोगों को तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये आपका वाहिद एक डिज़ीज़ होती है, मतलब कि स्टीरॉइड्स को बहुत अच्छा जो है ना रिस्पॉन्ड करती है। तो मिनिमल चेन डिजीज़ जो बच्चों में होती है ये आपने याद रखना है, और ये है कि स्टीरॉइड्स का अच्छा रिस्पॉन्स होता है इसका। ठीक हो गया, तो ये बात होती है। उसके बाद आता है हमारे फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये इसकी बहन ही है मिनिमल चेन डिजीज़ की, लेकिन ये है कि वो मिनिमल चेन डिजीज़ बच्चों में हो रही थी। इसका कॉज थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि ये हिस्पैनिक्स और अफ्रीकन अमेरिकन में होती है। इडियोपैथिक इसका मोस्टली कॉज होता है। ठीक है, और HIV एड्स के जो लोग होते हैं, ठीक है, ये हीरोइन यूज़ कर रहे होते हैं, या सिकल सेल डिजीज़ के जो लोग होते हैं, इनमें ये होती है फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है,
फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। फोकल मींस के कुछ एरिया हमारा इन्वॉल्व होगा ग्लोमेरुलस, सेगमेंट्स मींस के सेगमेंट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है। और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस मींस के उसमें क्या होगा, थिकनिंग हो जाएगी, सेक्लेरोसिस हो जाएगी। थिकनिंग क्यों होती है इसकी, थिकनिंग इस वजह से होती है क्योंकि जो है ना वहाँ पे फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में तो हमें फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस नज़र आ जाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें फुट प्रोसेस की इफेसमेंट ही नज़र आती है जो मिनिमम चेन डिजीज़ में नज़र आ रही थी। अब इसका भी यही चीज़ होती है कि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन नहीं होती, इस वजह से नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस होता है। तो ये मिलती जुलती है मिनिमल चेन डिजीज़ के इस तरह से कि इसमें भी एफेसमेंट हुई हुई है फोकल फुट प्रोसेसेस की, इसमें भी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, इस वजह से हम इसको जो है ना मिनिमल चेन डिजीज़ के साथ पढ़ते होते हैं, ठीक है। और इसका स्टीरॉइड्स के साथ रिस्पॉन्स नहीं इतना अच्छा, मैंने बताया रिस्पॉन्स सिर्फ जो है हमारे मिनिमल चेन डिजीज़ ही करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। इनकी पिक्चर्स जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सबकी, ठीक है। मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो होता है ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है कॉकेशियन जो अडल्ट होते हैं वहाँ पर, ठीक है, अडल्ट के अंदर जो वहाँ के होते हैं। इडियोपैथिक इसका कॉज होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉज है मेम्ब्रेनस का फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस का हमने कॉज पढ़ा था HIV, हीरोइन और सिकल सेल एनीमिया। आपने याद रखना, ये MCQs में आते होते हैं। मेम्ब्रेनस की जो हमारे पास कॉज है वो हेपेटाइटिस B और C का इन्फेक्शन है, सॉलिड ट्यूमर्स हैं, SLE है और ड्रग्स है, ठीक है, एनसेड्स और पेंसिलामाइन, ठीक है। तो इन दोनों के कॉजेज़ डिफरेंट है। अब होता क्या है, इसको हम मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्यों कहते हैं, मेम्ब्रेनस जब भी वर्ड आएगा तो आपने समझ लेना है कि इसमें क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और इसके नीचे एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ऐसे करके, यही हमने देखा था ना स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर जो है इस तरह से फूड प्रोसेसेस बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है, यही था ना। अब हमारे पास जो फूड प्रोसेसेस थे उनकी अफेसमेंट हो रही थी मिनिमल चेन डिजीज़ और फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस की। अब जो हमने पढ़ने हैं मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसमें एक्चुअली इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशन होती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इसकी जो है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन होगी उसकी बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो डिपोजिशन होती है वो होती है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब फूड प्रोसेसेस और हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान में, तो ये हमारी टाइप होती है मेम्ब्रेनस, ठीक है। जब हमारे जो डिपोजिशन होती है वो यहाँ पे होती है, मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम के दरमियान में, तो ये हमारी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव की डिजीज़ होगी, ठीक है। और जब हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो ये भी मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ होगी। लेकिन जो डिपोजिशन हो रही है नंबर 1 वाली, दिस इज़ द मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ 1 टाइप 1, ठीक है। और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपोजिशन हो रही है, दिस इज़ द मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ टाइप 2, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी जो ये मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी होती है ये इसकी जो है डिपोजिशन जो है कहाँ पे होगी, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और पोडोसाइट्स के दरमियान में होगी, तो उसको मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी कहेंगे। अगर डिपोजिशन जो है वो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हो रही है तो वो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव टाइप 2 होगी। अगर तो बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारी जो है एंडोथीलियम के दरमियान में डिपोजिशन हो रही है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की, तो उसको हम मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव डिजीज़ 2 कहेंगे, ठीक है। ये आपने पक्का पक्का याद कर लेना है। इसका मतलब आपको ये समझ आई कि जो मिनिमल चेन डिजीज़ थी और फोकल सेगमेंटल स्क्लेरोसिस थी उसमें एफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेसेस हो रही थी, उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब चेंज क्या आ रहा है कि मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव और मेम्ब्रेनस में कि एक तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें आपको थिकन नज़र आएगी, दूसरा आपको यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन नज़र आएगी विच कैन बी द अगर तो वो हमारे मतलब बिटवीन द फूड प्रोसेसेस एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो फूड प्रोसेसेस और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान होती है उसको हम कहते हैं सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स, ठीक है। सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एपिथेलियम है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोडोसाइट्स है ये एपिथेलियम ही है ना, तो इसके नीचे ही डिपोजिशन हो रही है, तो दिस इज़ एज सब एपिथेलियल डिपॉजिट। और ये जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम के दरमियान में डिपोजिशन हो रही है ये सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है, सब एपिथेलियल और सब एंडोथीलियल। अब आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें कि मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, ये हमने पढ़ लिया। इडियोपैथिक कॉजेज़ भी हमने डिस्कस कर ली, इसमें ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो थिकेंड हो जाती है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशन की वजह से, और वो हमारे डिपोजिशन कहाँ होती है, सब एपिथेलियल होती है मेम्ब्रेनस में, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइक एंड डोम पैटर्न आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसका भी स्टीरॉइड्स में जो है पुअर रिस्पॉन्स होता है। ये हो गया।
अब देखें, जब हमारी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होती है तो उसकी वजह से ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है। ये भी आपने बात याद रखनी है, जिसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशन होंगे, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होगी, उसकी वजह से जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस आएगी वो ग्रैनुलर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हाली इम्यून इम्यून मतलब एंटीबॉडीज़ जाके डिपॉजिट होती हैं, कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है वो डिपॉजिट नहीं होते, तो उसमें लीनियर इम्यूनोफ्लोरेसेंस आती है। तो यहाँ पे क्योंकि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशन हो रही है तो दिस इज़ द ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। तो ये मैं आपको इसकी फ़िगर दिखा देती हूँ। ये आपको दरअसल दिखाया हुआ है कि मिनिमल चेंज डिजीज़ का ये वाला नॉर्मल ग्लोमेरुलस है। नॉर्मल ग्लोमेरुलस में क्या है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये दिस इज़ अ ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है और ये इसके जो है लोब्यूल्स हैं ऐसे करके, ठीक है, ये लोब्यूल है, ये लोब्यूल है। और इसमें जो ये बाहर की तरफ है दिस इज़ अ बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बाहर की तरफ। और बोमेंस कैप्सूल और बोमेंस ग्लोमेरुलस के दरमियान वाली जो स्पेस है दिस इज़ द बोमेंस स्पेस, ठीक हो गया। और ये जो आपको अंदर ये जो ये नज़र आ रही है ना ऐसे कैसे खाली हिस्से, ये कैपिलरी लूप्स हैं, ठीक है। और ये कैपिलरी लूप्स जो है इनकी बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड होती हैं। ये नॉर्मल ग्लोमेरुलस है। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये जो दिस इज़ एक्चुअली द फूड प्रोसेसेस हैं, ये फूड प्रोसेसेस हैं ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे उनकी एफेसमेंट हो गई है, ठीक है, मिनिमल चेंज डिजीज़ के अंदर, ठीक हो गया। दरअसल ये जो है ना ये बिल्कुल अंदर दिस इज़ एंडोथेलियम, दिस इज़ ये जो दरमियान में दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो ऊपर नज़र आ रही है ये पोडोसाइट्स हैं, ठीक है। पोडोसाइट्स यहाँ पे देखें कितने फ्लैट से हो गए हैं और ऊपर की तरफ ऐसे थिक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द एफेसमेंट ऑफ द फूड प्रोसेसेस, ठीक है, ऑफ द पोडोसाइट्स। ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है, ये आपको यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा आपको स्क्लेरोसिस का एरिया नज़र आ रहा है, फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, ठीक है। और ये सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, ठीक हो गया। अब ये नॉर्मल ग्लोमेरुलस नहीं है, दिस इज़ अगेन द बोमेंस कैप्सूल, ये बोमेन स्पेस होगी, ये अंदर ग्लोमेरुलस पड़ा हुआ है। और ये देखें कितना थिक एंड हुआ हुआ है, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई हुई है, ठीक है। ये देखें पहले कितनी पतली सी थी। दिस इज़ एक्चुअली द ग्रैनुलर हमारे पास जो है ना इम्यूनोफ्लोरेसेंस होती है जो आपको इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन का बताती है। और उसके बाद ये एक्चुअली हमारे पास स्पाइक एंड डोम पैटर्न आएगा यहाँ पर। दिस इज़ अगेन, अगर आपको मैं बताऊं कि ये एक्चुअली हमारे पास है यहाँ पे करके एंडोथीलियम, ठीक है। दिस इज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये छोटी सी दिखाई हुई है। अब यहाँ पे एक्चुअली हमारी जो सब एपिथेलियल डिपोजिशन है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन और पोडोसाइट्स के दरमियान में, तो ये जो आपको ऊपर वाला रीजन सारा नज़र आ रहा है ये एक्चुअली जो है ना आपका रीजन है जहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपोजिशन हुई हुई है, उसकी वजह से स्पाइक एंड डोम पैटर्न आ रहा है, ठीक है, स्पाइक एंड डोम पैटर्न। अब यहाँ पे जो एपी डिपॉजिट्स हुए हुए हैं ना ये वाले जो ब्लैकिश आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। इनकी वजह से ना ये एक डोम बन रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है डोम, ये वाला डोम, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द डोम। और ये जो दरमियान में ऐसे अंदर को जा रहा है दिस इज़ द स्पाइक, ठीक है। तो जो ऐसे डोम बन रहा है एपिथेलियल डिपॉजिट की वजह से दिस इज़ द डोम, ठीक है, दिस इज़ अ डोम, दिस इज़ अ डोम। तो उसके दरमियान में ये जो रीजन होगा दिस इज़ द स्पाइक। तो दिस इज़ एक्चुअली के सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स की वजह से जो है क्या बनता है स्पाइक एंड डोम पैटर्न आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे नज़र आता है। ये जो ब्लैकिश आपको सारी फिगर्स दिखाई हुई है दिस इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, ये लाइट माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होगी, ठीक है, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाली अपीयरेंस होगी, ठीक है। तो ये ग्रैनुलर इम्यूनोफ्लोरेसेंस है, लाइट माइक्रोस्कोप में थिक एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन नज़र आएगी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको सब एपिथेलियल डिपॉजिट्स नज़र आएंगे, सिंपल सी बात। नेक्स्ट आपके पास आता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर, इसमें भी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है वो थिक होगी, इसमें ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस आएगी। मैं आपको बताती हूँ क्या होती है, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन होती है, 2 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो हमारे पास सब एंडोथीलियल डिपॉजिट्स होते हैं, मैंने आपको बताया। और ये जो टाइप 2 होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट होती है, इसको इंट्रा मेम्ब्रेनस कहते हैं, ठीक है। टाइप 1 जो होती है उसकी कॉज जो है हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेम्ब्रेनस का कॉज भी हेपेटाइटिस बी और सी है, यहाँ पे भी यही है। टाइप 2 जो होती है ये हमारे पास C3 ग्लोमेरुलोपैथी होती है, क्योंकि इसमें हमें C3 एक्चुअली जो है ना क्या होता है कि आपको पता है ना C3 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक पाथवे है। तो C3 कन्वर्टेज जो होता है ना वो हमारे पास क्या करता है कि C3 को C3A में कन्वर्ट करता है और उसको एक्टिव करता है। अब होता क्या है कि ऑटो एंटीबॉडीज जब बनती हैं तो वो C3 कन्वर्टेज को जो है ना उसकी स्टेबलाइजेशन कर देती हैं, उसकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर देती हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट जो पाथवे होता है उसकी ओवर एक्टिवेशन होती है, क्योंकि C3A बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो जब वो हमारे पास जो है ना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जाके टाइप 2 जो है ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये वाली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव वाली करवाता है, ठीक हो गया। इसका भी स्टेरॉइड से जो है ना पुअर रिस्पॉन्स होता है। तो इनकी फिगर्स भी हम देख लेते हैं, ये जो आपको यहाँ पे दी हुई है दिस इज़ अ सब
एंडोथेलियल डिपॉजिट्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये सारी। और उसके बाद ये वाले आपको जो है, ये दरअसल आपकी रॉबिन्स की पिक्चर है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइप 1 जो हमारे पास डिजीज़ होती है उसमें टब सब एंडोथेलियल डिपॉजिट्स होते हैं, टाइप 2 में इंट्रा मेम्ब्रेनस डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक हो गया। और ये जो आपको दरमियान में ये ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द मेसेंजियम जो अंदर होता है। इसकी प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। जब इसकी प्रोलिफरेशन हो रही होती है ना सराउंडिंग रीजन्स में, तो ये हमारी इस तरह जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर इसकी ना प्रोलिफरेशन, तो ये ऐसे ट्रैम ट्रैक अपेरेंस देती है, ठीक है, जैसे वो रेलवे ट्रैक होती है ना, ट्रैम की जो ट्रैक होती है उस तरह की अपेरेंस दे रही होती है, इस वजह से इसको ट्रैम ट्रैक अपेरेंस कहते हैं। तो याद रखना है मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में स्पाइक एंड डॉट पैटर्न याद रखना है, और जो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है उसमें आपने ट्रैम ट्रैक अपेरेंस याद रखनी है। देन वी हैव द डायबिटीज़ मेलाइटिस जो सिस्टेमिक में आता है, इसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइजेशन हो जाती है हमारी वेस्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की। जब हमने डायबिटीज़ पर आता तो हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो हमारे पास वेजल्स वॉल्स को डैमेज करना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज, ठीक है। नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोलाइजेशन हो जाती है, मतलब इंजाइम के बगैर ही जो है ना ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन्स के साथ मिलता जाता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को ख़राब करता जाता है, जिसकी वजह से हाइलीन आइट्रोसिक्लोरोसिस हो जाती है डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास ग्लोमेरुलर जो इफरेंट आर्टेरियोल होती है वो ज़्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। आपको पता है ना ये हमारा ग्लोमेरुलस है फॉर एग्जांपल, और इसकी एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल होती है, तो डायबिटीज़ की वजह से इफरेंट आर्टेरियोल ज़्यादा इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इधर ब्लॉकेज हो जाती है ना, तो पीछे से ग्लोमेरुलर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो GFR ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि माइक्रो एल्ब्यूमिन होता है, मतलब एल्ब्यूमिन जो है वो हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से यूरिन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जो है प्रोग्रेस करता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, और इसमें स्क्लेरोसिस हो जाती है हमारे मेसेंजियम की, जो हमने देखा था कि वो कनेक्टिव टिश्यू होता है दरमियान में ग्रीन कलर का, मैंने आपको दिखाया था, और उसकी वजह से ये वाले नोड्यूल्स बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं कीमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स, ठीक है। एस इनहिबिटर्स देते हैं तो हाइपर फिल्ट्रेशन इंड्यूस डैमेज जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये रेनिन को कम करता है, और एंजो कंस्ट्रक्शन होती है वेजल्स की उसको भी ख़त्म करता है। सिस्टेमिक माइलोडोसिस जो होता है वो किडनी इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, माइलोडोपोजिट्स हो जाते हैं मेसेंजियम के अंदर, जिसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, सिंपल सी बात है। इसमें एप्पल ग्रीन बायरिफ्रिंजेंस आता है पोलराइज लाइट के अंदर, बस आपने नाम याद रखने हैं, माइलोडोसिस और किडनी जो डायबिटीज़ का है, ठीक है, ये आपने अच्छे से नाम याद रखने हैं। दिस इज़ एक्चुअली कि हमारे पास ये नोड्यूल्स बन जाते हैं, ये जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में किमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स, ठीक है। ये क्यों होती है? क्योंकि मेसेंजियम की स्क्लेरोसिस हो जाती है, जो फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है। ये बाकी नेफ्राइटिक सिंड्रोम हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।